सो वेलकम टू द जीएस रूम। चलिए हम वापस आ गए हैं अपने नए लेक्चर के साथ और ये लेक्चर है द गुप्ता अंपायर के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था पोस्ट मौर्यन या मौर्योत्तर अंपायर। अब उसमें हमने कई कई अलग अलग चीज़ों को पढ़ा था, जैसे हमने इंडो ग्रीक्स का आगमन पढ़ा था भारत में, फिर हमने कुषाण पढ़े थे, फिर हमने आपके शक पढ़े थे और पार्थियंस पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था मौर्य और गुप्ता के बीच में एक टाइम पीरियड रहता है। 185 बीसी में मौर्य खत्म होता है, फिर गुप्ता हमारे आते हैं 275 एडी में। तो इस बीच में कई छोटे छोटे एम्पायर्स आते हैं और बाहर से इन्वेजन होता है, बेसिकली हमारा इंडो ग्रीक, कुषाण, पार्थियंस और हमारे शकों का। तो अब इसके बाद आपने देखा होगा सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, इन सब में चेंजेस आते हैं और अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पड़ता है। और सबसे ज्यादा मैंने जो आपको बताया था इन्फ्लुएंस वो आता है कल्चर में। तो अब आई भाई देखते हैं गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी कब होती है? वो 275 एडी के आसपास होती है। ठीक है, 275 एडी के आसपास होती है। अब गुप्ता एम्पायर की जो स्टार्टिंग होती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार, मेन जो पावर रहती है गुप्ता पावर, वो आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार से फैलती है। और ये भी देखिए नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैलती है, फिर यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया की तरफ फैलती है, फिर हमारी ये फैलती है बंगाल उड़ीसा की तरफ। लेकिन ये अगर कंपैरिजन करोगे ना मौर्यन से, तो मौर्यंस के कंपैरिजन में जो गुप्तास थे ये स्मॉलर था। ठीक है, गुप्तास वर स्मॉलर। जो गुप्त पीरियड था, जो इनका अंपायर था, साम्राज्य था, तो वो बहुत छोटा था मौर्य के कंपैरिजन में। अब ये जो मैप देख रहे हो, तो भाई जो इनकी मैंने आपको पावर बताया ना, मेन पावर गुप्तास की कहाँ पे थी? ये उत्तर प्रदेश और बिहार में थी। और जो गुप्तास थे ये कैसे थे? ये वैश्य सोसाइटी थी। ठीक है, वैश्य सोसाइटी। अब ये आते कैसे हैं? गुप्तास जो थे वो बेसिकली फ्यूडल थे। ठीक है, किसके फ्यूडल थे? कुषाण एम्पायर। जब कुषाण खत्म होता है, कुषाण की पावर मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, तो इन्हीं के जो फ्यूडल चीफ होते हैं, जो इन्हीं के सामंत होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं? वो अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं और अपनी पावर बढ़ाते बढ़ाते वो क्या करते हैं? फाइनली कुषाणों को ओवरथ्रो कर देते हैं और ओवरथ्रो करने के बाद गुप्ता एम्पायर की नींव रखते हैं। तो गुप्ता एम्पायर ध्यान रखना मौर्य के कंपैरिजन में छोटा था। अब गुप्ता एम्पायर की अगर हम जानकारी देखें हमें कहाँ से मिलती है, तो भाई देखो जानकारी पुरातात्विक सोर्सेज होते हैं हमारे। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं आपके, कई सारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। जैसे आपको विष्णु पुराण में पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में, वायु पुराण में पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी बुकें होती हैं, जैसे शूद्रक जो थे, शूद्रक की एक बुक थी मृक्ष कटिकम। ठीक है, मिट्टी की गाड़ी मृक्ष कटिकम जो थी, मृक्ष कटिकम, मिट्टी की गाड़ी, इससे पता चलता है। उसके अलावा आपकी और भी जैसे बुकें होती हैं, देवी चंद्रगुप्तम की आपकी थी, देवी चंद्रगुप्तम एक बुक थी विशाखा दत्त की। ठीक है, विशाखा दत्त की एक बुक थी देवी चंद्रगुप्तम। तो ये बुकें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये सारी बुकें थी। अब इसके अलावा अगर हम बताएं तो फॉरेन ट्रैवलर्स में, फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे फाहियान आया था, तो फाहियान की जो बुक लिखी थी, फाहियान काफी टाइम इंडिया में रहता है, तो ये भी गुप्ता एम्पायर के बारे में अच्छी खासी जानकारी गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें दे के जाता है, जो फाहियान था। ठीक है, अब इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या रहता है? जैसे हमारे समुद्रगुप्त जो होते हैं उसकी प्रयाग प्रशस्ति, जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति रहती है समुद्रगुप्त की। ठीक है, ये समुद्रगुप्त जो रूलर था, जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपके बिलक्षण अभिलेख होता है कुमारगुप्त का। ठीक है, बिलक्षण अभिलेख होता है, इंस्क्रिप्शन होता है कुमारगुप्त का। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड का उदयगिरी का अभिलेख होता है। तो ये सारे हमारे एक तरीके के सोर्सेस थे। तो इससे हमें भाई पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो अब मैप देख लो अच्छी तरीके से, सारी चीजें देख लो कि गुप्तास की बाउंड्री कहाँ थी। विंध्य के आसपास इसकी बाउंड्री रही है। मतलब ये साउथ में भी पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन साउथ में अपना एम्पायर नहीं फैलाते हैं साउथ में, क्योंकि ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखते हैं, क्योंकि साउथ में जंगल वंगल बहुत सारे होते हैं, टोपोग्राफी का चक्कर होता है, यहाँ का टेरेन बहुत डिफिकल्ट होता है, पहाड़ी इलाके होते हैं। तो गुप्ता को मालूम था कि अपनी पावर साउथ में बहुत ज्यादा कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने आप को वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में इस तरफ कंसोलिडेट करके रखते हैं। यहाँ पे कुषाण, शक, इन सबको हटा देते हैं। अब जो गुप्ता का अंपायर होता है वो काफी, ये जो थे वैश्य थे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वैश्य थे, स्टार्टिंग में ये सभी वैश्य थे।
और वैश्यों की इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वैश्यों की और शूद्रों की हालत थी मौर्यन अंपायर तक, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी वैश्य की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। और बाद में आप देखोगे कि जब ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं उनको ये लैंड ग्रांट्स दे के अपने यज्ञ वज्ञ करवा के अपने आप को क्षत्रिय, ठीक है, अपने आप को क्षत्रियों में बदल लेते हैं, ठीक है, किसमें, क्षत्रियों में बदल लेते हैं। तो आपने मैप तो देख लिया होगा भाई, चलो आगे चलते हैं, एक बार इस मैप को भी देख लो, ये थोड़ा और इलेबोरेटेड मैप है ये, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देख लो गुप्ता एम्पायर का, और इसे याद कर लेना, ठीक है, आपको इसमें हेल्प होगा मैप से कि भाई गुप्ता एम्पायर कितना फैला था। अब चलो थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। देखो इकोनॉमी जो देख रहे हो आप, ये सिक्के देख रहे हो, ठीक है, गुप्ता एम्पायर में गोल्ड कॉइन्स हैं, ये अलग अलग शेप के थे। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि कुषाणों ने और जो इंडो ग्रीक्स ने थे, उन्हें एक परंपरा शुरू करी थी, एक प्रॉपर रेगुलर शेप के सिक्के चलाए थे उन्होंने, ठीक है, रेगुलर शेप के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ देवी देवताओं की इमेज होती थी और दूसरी तरफ राजा का टाइटल होता था या राजा के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता था। अब यही चीज गुप्ताज भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये तो इन्हीं के सामंत थे, इन्हीं के फ्यूडल थे, तो ये चीज उनसे कंटिन्यू करते हैं। घोड़े, हॉर्सेस, चैरियट्स, जो आपके रथ होते हैं, यज्ञ करने की प्रक्रिया, और जब जो ब्राह्मणिज्म है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो अब इकोनॉमी देखोगे ना, तो इकोनॉमी काफी इंप्रूव हो गई थी गुप्ताज में, और जो वैश्यों का रोल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आगे आपको बताऊंगा, वैश्यों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गुप्ता पीरियड में, ठीक है। इनके अलग अलग ग्रुप्स थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो ये जो ग्रुप्स होते थे, इनके खुद के लॉज होते थे, अपने आप को खुद गवर्न करते थे। अब ये क्षत्रिय या किंग के चक्कर में नहीं थे, ठीक है, उनके अंडर में नहीं थे, इनका खुद का इन्फ्लुएंस था। अब इसके बाद हम इकोनॉमी में हमने देखेंगे गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा चलाते हैं, ठीक है। कुषाण ने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे प्योर क्वालिटी के, इनके गोल्ड कॉइन्स नंबर में ज्यादा होते हैं, नंबर में ध्यान रखना, संख्या में, नंबर में इनके गोल्ड कॉइन्स ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर प्योरिटी की बात करोगे तो कुषाणों के जो कॉइन्स थे वो ज्यादा बहुत प्योर होते हैं। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, सेम एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने भी भाई प्रोविंसेस बनाते हैं, प्रोविंसेस को फिर विषय डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को गांव में, विलेजेस में डिवाइड करते हैं, वैसे ही था। लेकिन यहाँ पे विलेजेस का रोल काफी बढ़ जाता है, विलेज का जो रोल होता है, विलेज भी थोड़े बहुत पावर आ जाती है उनके पास, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ये जो सामंत है, मिलिट्री रोल देखोगे ये, क्योंकि ये अपने यहाँ लैंड ग्रांट करते थे, ठीक है, लैंड ग्रांट करते थे। और लेटर गुप्ता जाते जाते क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है धीरे से डाउन मार जाती है, और जो करेंसी का जो प्रचलन होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, एकदम खत्म होने लगता है। तो अब ये पेमेंट कैसे करते हैं, लैंड ग्रांट करके पेमेंट करते हैं सबको। और इस लैंड ग्रांट के चक्कर में ये सामंत फ्यूडल स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बाद में जब गुप्ताज खत्म होता है तो ये छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ जाता है। अब चलो ये सारी बातें हम करते रहेंगे, तो आप ये एक और देख लो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये इनके आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस, ठीक है, आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और एक चीज और है, गुप्ताज को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज। अब देखो यार, मेंस में लिखने को आता है भाई, एनालाइज करो कि गुप्तों की एज गोल्डन एज या स्वर्ण काल था कि नहीं था। तो गुप्तों की एज में अगर आप कहोगे नहीं, आर्ट और आर्किटेक्चर जो था, कला था, साहित्य थी, उसके चक्कर में तो आर्किटेक्चर तो बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। जो आपकी कला वगैरह होती है, स्थापत्य कला वगैरह, वो तो एकदम मिलती नहीं है, बहुत ज्यादा मिनिमम होती है, मतलब मिनिमल होती है आपकी। लेकिन हाँ, लिटरेचर बहुत, साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहता है, साहित्य बहुत ज्यादा भर भर के डेवलप होता है। इसी दौरान आप देखोगे महाभारत, रामायण कंपाइल होती हैं, पुराण कंपाइल होते हैं, स्मृतियां कंपाइल होती हैं, और भी कई सारी आपकी रोमांटिक्स बुकें लिखी जाती है, ठीक है, कई सारे कॉमेडी प्ले लिखे जाते हैं। तो भाई चलो हम अपनी स्टार्ट करते हैं सीरीज को, ये इंट्रोडक्शन काफी हो गया एलैबोरेट। अब हम जो एमसीक्यू के थ्रू बाकी सारे चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन आता है भाई, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था। तो गुप्ता एम्पायर मैंने आपको बोला था 275 एडी में आया था। कब आया था, 275 एडी में आया था, कुषाण के जाने के बाद। और एक चीज और है, कुषाण और इनके बीच में एक छोटा सा 25 साल के बीच में एक छोटा सा डायनेस्टी या छोटे से लोग आए थे जिन्हें मुरुंडास कहते थे। क्या कहते थे, मुरुंडास, ठीक है। ये 25 साल के लिए आते हैं जस्ट इनसे पहले और कुषाण के बाद।
अब जो 275 में श्रीगुप्त को माना जाता है कि भाई जो श्रीगुप्त थे ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के लिए, लेकिन जो रियल फाउंडर था वो तो कोई और था। रियल फाउंडर इन चारों में से था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त। तो जो रियल फाउंडर था भाई वो हमारा चंद्रगुप्त वन था। ये आता है 319 में। कब आता है? 319 एडी में आता है। अब जब ये 319 एडी में आता है तो ये एक गुप्ता कैलेंडर भी चलाता है, ठीक है। जिस तरीके से आपके शक संवत, विक्रम संवत चले थे तो ये गुप्ता संवत भी चलाता है, ठीक है। अब ये भी आपके जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है नेपाल की रानी से, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, नेपाल की जो लिच्छवी प्रिंसेस होती हैं उनसे शादी कर लेता है और उनसे अपने रिलेशन बनाता है। ये खुद था वैश्य और जाके क्षत्रियों से शादी कर लेता है, तो इस तरीके से अपनी अथॉरिटी को और पुख्ता करता है। तो चंद्रगुप्त वन, और साथ में कई टाइप के राजा रानी प्रकार के, किंग क्वीन प्रकार के सिक्के चलाता है, ठीक है। किंग क्वीन प्रकार के, जिसमें भाई इसकी और इसकी वाइफ की जो क्वीन होती है, राजा रानी प्रकार के सिक्के, ठीक है, सिक्के चलाता है जिसमें किंग और क्वीन दोनों के इसकी इमेजेस होती हैं, ठीक है। अब जो इसका टाइम पीरियड रहता है अलग अलग, आप देखोगे कहीं पे अलग लिखा है, लेकिन जो एनसीईआरटीज में है वो 380 के आसपास तक लिखा है कि ये भाई 380 के आसपास रहता है। सॉरी ये नहीं, ये तो आपका 319 से रहता है 334 तक, ठीक है। ये आपका 334 तक रहता है, वो समुद्रगुप्त रहता है। तो ये आपका 319 एडी से आपका 334 एडी तक रहता है। इसके बारे में एक चीज मैं और बताने जा रहा था, ये सिल्वर के बेसिकली जो सिक्के होते हैं ना, ये इसके सिल्वर के होते हैं। कैसे होते हैं? चांदी के सिक्के होते हैं जो राजा रानी वाले, जिसमें समुद्र जो चंद्रगुप्त वन होता है और उसकी वाइफ होती कुमारा देवी, इसकी आकृति बनी रहती है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु कंपोज्ड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? हरिशेन ने लिखवाया था, कालिदास ने लिखवाया था, विष्णुगुप्त ने लिखवाया था, या आर्यभट्ट ने लिखवाया था? तो भाई विष्णुगुप्त, चाणक्य ये तो चले गए पहले, ठीक है। कालिदास आएंगे, ठीक है, कालिदास आएंगे। तो ये हमारा हरिशेन ने लिखवाया था। अब जो हरिशेन था ना, ये समुद्रगुप्त का पोएट था, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का पोएट था, और समुद्रगुप्त आप कह सकते हो गुप्ता एम्पायर का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजा था, और इसे नेपोलियन भी बोला जाता है। ये मतलब ये अशोक के अपोजिट था। जैसे अशोक पीस में, शांति में बिलीफ रखता था, तो ये समुद्रगुप्त का ऐसा नहीं था। इसने बहुत युद्ध लड़े, साउथ इंडिया भी गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पे भी कब्जा किया, बंगाल भी जाता है, असम भी जाता है, तो हर तरफ मतलब अपनी पावर का इन्फ्लुएंस आपको ये फैला देता है। अब बेसिकली जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी वो हरिशेन ने लिखी थी, और ये पोएट था किसका? समुद्रगुप्त था। इसमें बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी समुद्रगुप्त की। तो कई इतिहासकार कहते हैं ये तो एक बहुत ज़्यादा तारीफ लिखी है, मतलब बढ़ चढ़ कर लिखी है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ लिखता है समुद्रगुप्त की हरिशेन जो होता है। तो इससे काफ़ी जानकारी हमें समुद्रगुप्त और गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखी होती है, और ये बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज में? संस्कृत। और एक चीज़ ध्यान रखना, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था गुप्ताज में। गुप्ताज में जो हायर लोग थे, उच्च वर्ण के लोग थे, ठीक है, इनमें संस्कृत बहुत फेमस थी, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज बहुत फेमस थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? तो पहला क्वेश्चन तो था हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो वो चंद्रगुप्त वन हो गया था। कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, सॉरी, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। जल्दी जल्दी में तीसरे क्वेश्चन में आ गए। तो कौन सा गुप्ता रूलर हमारा नेपोलियन कहलाता था? तो मैंने आपको बता दिया है कि जो नेपोलियन कहलाता था वो कौन कहलाता था, अभी आगे बताया, समुद्रगुप्त कहलाता था नेपोलियन, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो कोर्ट पोएट था वो हरिशेन था, और एरन अभिलेख में भी इसकी बीवी का नाम जो होता है दत्ता देवी मिलता है, ठीक है, दत्ता देवी मिलता है। अब इसका टाइम पीरियड आप याद कर लो। इसका टाइम पीरियड था 335 से लगा के 380 एडी तक था। कब से? 335 से 380 एडी। अब देखो टाइम पीरियड तो देख लिया समुद्रगुप्त के बारे में। अब एक चीज और है, आपने देखा कि इसका प्रयाग प्रशस्ति भी देख लिया, एरन अभिलेख भी देख लिया, इसके बारे में जानकारी मिलती है जो एमपी में रहता है। समुद्रगुप्त आपके सिक्के भी चलाता है, 6 प्रकार के सिक्के चलाता है, ठीक है, जिसमें गरुड़ प्रकार के होते हैं, आपके गरुड़ प्रकार के सिक्के होते हैं, फिर आर्चर टाइप होते हैं, धनुर्धारी, ठीक है, आर्चर टाइप,
आर्चर टाइप आपके सिक्के होते हैं, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के होते हैं। एक आपका चलाता है ये वीणा प्ले करते हुए। एक सिक्के होते हैं जिसमें पता चलता है कि भाई लक्ष्मी जी कान कोपिया लिए हुए हैं और एक पीछे समुद्रगुप्त की आकृति बनी है। तो इस सिक्कों से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा बजाता था, ठीक है, म्यूजिक का बहुत अच्छा वो जानकार था। और ये इसका गुप्तास का इंटरेस्ट बताता है कि भाई गुप्तास जो थे वो म्यूजिक, आर्ट लविंग, इन सारी चीजों में थे, ठीक है। तो इस टाइप के भी जो सिक्कों से भी, कॉइन से भी बहुत सारी जानकारी हमें गुप्तास रूलर्स के बारे में मिलती है। अब इसके अलावा मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में ये भी बताया था कि भाई जो समुद्रगुप्त था वो नॉर्थ वेस्ट में जाता है, कुषाणों को अटैक करता है। इधर वेस्ट इंडिया में जाता है, गुजरात गुजरात पे, तो शकों पर अटैक करता है, जो शक होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट में जो आपके कुषाण होते हैं इन पे अटैक करता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंट कामरूप, असम, बंगाल, इस जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाता है। विंध्य क्षेत्र क्रॉस करके भी, ठीक है, ये साउथ इंडिया पहुंचता है, वहां भी 2 बार अटैक करता है, और लेकिन कब्जा नहीं करता क्योंकि उसको मालूम था कि ये थोड़ा टफ टेरेन है, इसको अपने अंडर मिलाना मुश्किल है। तो वो क्या करता है, वहां एक डील कर लेता है कि भाई तुम हमारे यहाँ समय समय पे गुप्ता एम्पायर में आते रहना और अपने जो गिफ्ट गिफ्ट है वो देते रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें समुद्रगुप्त के बारे में हैं। और इसके अलावा आप समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, बहुत सारी चीजें और पढ़ सकते हो, और भी चीजें हैं। अब कुछ भी छूटेगा तो वो मैं आगे मिसलिनियस में कवर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट ग्रेट रूलर कौन था? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त। देखो जो गुप्ता डायनेस्टी होती है वो 550 एडी तक चलती है। फिर पोस्ट गुप्ता तो लेटर गुप्तास चलते रहते हैं, लेकिन वो कमजोर होते हैं। जो लास्ट शक्तिशाली राजा रहता है वो भाई आपका स्कंदगुप्त रहता है। स्कंदगुप्त क्या होता है? जो हूण होते हैं, हूण आपके, ये भी फॉरेनर होते हैं, हूण भी नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑलरेडी गुप्ताज वीक हो जाते हैं। समुद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के बाद जो रूलर आते हैं धीरे धीरे वो वीक होते हैं। तो वो नॉर्थ वेस्ट को, जहाँ से नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है इंडिया का, वहां उसको रोक नहीं पाते, वहां से अटैक्स को, ठीक है, उन अटैक्स को रोक नहीं पाते हैं। तो फाइनली हूण अटैक करते हैं और स्कंदगुप्त एक लेवल तक उनको रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो फर्दर रूलर आएंगे वो आपके हूणों को रोक नहीं पाएंगे और फाइनली धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब जो स्कंदगुप्त है इसके बारे में जो आपको जानकारी मिलती है, ये याद रखना, ये सारे इंस्क्रिप्शन याद रखना, ठीक है। जूनागढ़ से मिलती है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से और भीतरी इंस्क्रिप्शन से। अब ये देख के आना भाई जूनागढ़ कहाँ है और भीतरी कहाँ है, तो ये इंस्क्रिप्शन इनके बारे में याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच गुप्ता एम्पायर वाज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य। तो किस गुप्ता एम्पायर को विक्रमादित्य कहते थे? किसने विक्रमादित्य का टाइटल अपनाया था? अब देखो ये लोग जो है ना, समुद्रगुप्त देवी, परमेश्वर, इस टाइप के, महाराजा धीराज, ठीक है, ये इस टाइप के टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, और ये इन्होंने कुषाणों से लिए थे। मैंने आपको बताया था कुषाण इस टाइप के टाइटल्स अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, महाराजा विक्रमादित्य, राजा धीराज, महाराजा धीराज। तो इस टाइप के समुद्रगुप्त बहुत सारे टाइटल अडॉप्ट करता है, चंद्रगुप्त भी अडॉप्ट करता है। इनमें से चंद्रगुप्त जो अडॉप्ट करता है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का टाइटल। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। अब 380 में भाई चंद्रगुप्त सेकंड आता है, और ये इसका टाइम पीरियड याद रखना, ये 1415 एडी तक रहता है, ठीक है। कब तक रहता है? 1415 एडी तक। और इसके समय ही नवरत्न थे, ठीक है, इसके समय ही इसके दरबार में नवरत्न थे। आपके जो नवरत्न थे ना, वो चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में थे। अब उनके नाम क्या क्या थे ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक थे वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर थे आपके, वलूची थे, वरुचि, ठीक है, कालिदास, इनके सारे नाम याद रखना, ठीक है, कालिदास थे, ठीक है, वाघभट्ट थे, वाघभट्ट थे, ठीक है। इसी तरीके एक बेताल भट्ट थे, ठीक है, बेताल भट्ट थे। तो इस तरीके से टोटल 9 आपके ज्वेल्स थे, तो इन सब के नाम याद रखना। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में उदयगिरी, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उदयगिरी कहाँ है पता करना। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। और मेहरूली जो आयरन पिलर है, मेहरूली आयरन पिलर में, ठीक है, मेहरूली आयरन आयरन पिलर में, ठीक है, इसका नाम हमें क्या मिलता है? चंद्र मिलता है,
ठीक है, अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट करो कि जो विक्रमादित्य टाइटल था ना, ये किसने हरा, मतलब किसको हरा के चंद्रगुप्त ने कब अडॉप्ट किया था। चलो भाई बता ही देता हूँ। बेसिकली जो इसने वेस्टर्न इंडिया में शकास थे ना, जो पश्चिम भारत में शख्स थे, उनको हराने के बाद विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इससे रिलेटेड है भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा भी कई सारे इसके टाइटल थे, देव, देवराज, देवर्श्री, इस टाइप के टाइटल इसके कई सारे थे। ठीक है, अब 9 ज्वेल्स थे, 9 ज्वेल्स के नाम याद कर लेना जाके अच्छी तरीके से। अब इसके अलावा और भी कई सारी जानकारियां हैं, वो आपको मैं मिसलीनियस में पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेहरूली आयरन पिलर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें इसका नाम चंद्र मिलता है। इसके अलावा इसने नागवंश की जो रानी थी कुबेर नागा, उससे विवाह किया था। ठीक है, उनसे एक पुत्री हुई थी प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता की शादी जो इसने की थी वो वाकटक वंश था, उसके राजा रुद्रसेन सेकंड से की थी। अब वाकाटक वंश कहाँ था? ये साउथ इंडिया में था, जहाँ राष्ट्रकूट थे वहीं वाकाटक वंश आपका आ गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने आपके रामगुप्त जो था उसकी वाइफ से भी शादी की थी। ठीक है, जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी था, और उनसे जो पुत्र था वो आपका कुमारगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त था। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेक्चर्स को ज्यादा लंबा ना करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? ठीक है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? अब ध्यान रखना, फाहियान आया था, फाहियान इसी के समय पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। तो इसका टाइम पीरियड याद कर लेना जाके ढूंढ के कि भाई कब तक रहा भारत में फाहियान। तो गुप्त काल के समय जो लर्निंग सेंटर था वो नालंदा था, तक्षशिला था, उज्जैन था या सारनाथ था? तो जो मेन लर्निंग सेंटर था, ध्यान रखना, नालंदा था। यहाँ पे फाहियान आया था। इसके अलावा इत्सिंग भी आया था, इत्सिंग। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग भी आया था यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द इंडियन शेक्सपियर? तो इंडियन शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन या डंडिन? तो इंडियन शेक्सपियर के नाम से फेमस हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास फेमस है, इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका बहुत फेमस प्ले है, जिसके अलावा मेघदूत लिखा है। इस तरीके से कई सारे प्लेज इन्होंने लिखे हैं, तो इंडियन शेक्सपियर इन्हें बोला जाता है। और ये भी 9 रत्न में से थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ड्यूरिंग विच रूलर रीन वॉज द आयरन पिलर एट मेहरूली मेड? ठीक है, किस शासक के शासनकाल के दौरान मेहरूली में लोहे का स्तंभ बनाया गया था? भाई समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त सेकंड था, कुमारगुप्त था या स्कंदगुप्त था? तो इस क्वेश्चन को आप आंसर करो जल्दी से। तो भाई ये हमारा जो था आयरन पिलर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद के टाइम पीरियड का है, और मैंने आपको बताया इसी में इसका नाम चंद्र मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर? अब गुप्त काल के दौरान आधिकारिक भाषा कौन सी होती थी? देखो, तमिल तो होती नहीं होगी, पाली भी नहीं, प्राकृत और संस्कृत में आपका कंफ्यूजन बनेगा, क्योंकि आप देख रहे थे अभी तक प्राकृत लैंग्वेज मौर्यन के टाइम पे चलती आ रही थी, लेकिन गुप्त काल के दौरान जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो भाई हमारी थी, वो संस्कृत थी। ठीक है, कौन सी थी? संस्कृत थी। मैंने आपको बताया था गुप्तास का जो पीरियड है वो लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है। तो प्राकृत को भी प्रमोशन मिला, बुद्धिज्म को भी प्रमोशन मिला, लेकिन उससे बढ़ चढ़कर कहीं ज्यादा ब्राह्मणिज्म को प्रमोशन मिला, और संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा प्रमोट करी गई। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स डिफीटेड द हून? हूनों को किसने डिफीट किया था? तो भाई मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हूनों को डिफीट करने वाला स्कंदगुप्त था। अब ये भी बताया था इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है, तो वो जाके देखो। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? तो फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन थे भाई गुप्ता पीरियड के समय? आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त की भास्कराचार्य थे। ठीक है, भास्कराचार्य तो मैं आपको बता चुका हूँ मैथमेटिशियन रहे हैं। देन अब बात आती है आर्यभट्ट, ये भी मैथमेटिशियन है, लेकिन क्या एस्ट्रोनॉमर रहे हैं कि नहीं रहे हैं? ठीक है, फिर वराहमिहिर आते हैं, वराहमिहिर क्या थे? ठीक है, वराहमिहिर। तो फिर ब्रह्मगुप्त आते हैं, इनके बारे में भाई बताओ, इसके बारे में बताओ, जल्दी कमेंट करो। तो भाई जो हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होगा क्या क्या इनके इन्वेंशन रहे होंगे।
ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा यार गलत मामला है, आपको इतना तो पता रहना चाहिए। आर्यभट्टिकम करके इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस, ठीक है। अब अश्वमेध सेक्रीफाइस कौन करता है, तो ये हमारा कौन करता है, समुद्रगुप्त करता है। और हमें पता चलता है, ठीक है, हमें इसके बारे में पता चलता है, मैंने जो कॉइन्स बताए थे उसमें से एक कॉइन्स थे अश्वमेध प्रकार के सिक्के इसने चलाए थे, जिसमें इसकी यज्ञ करते हुए पीछे कॉइन्स चलाए थे, यज्ञ करते हुए आकृति बनी हुई थी, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ जो किया था उसका कारण भी क्या था, ठीक है, कि अपनी टेरिटरी को ऑक्युपाई करना। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था और बहुत खतरनाक मिलिट्री रूलर था, ठीक है। इसके बारे में बोला जाता था भाई खुश है तो खुश है, और जब ये गुस्सा होता था तो फिर इसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती थी। अब भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, हरिशेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ कि विच टाइटल वॉज अडॉप्टेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी आपने देख लिया, विक्रमादित्य, ठीक है। इसके अलावा देव, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, ये सारे टाइटल भी अडॉप्ट करता है, ठीक है। देव आपका, देवराज, ठीक, देवश्री, श्री विक्रम, ये सारे टाइटल अडॉप्ट करता है। अब है कि विच गुप्ता किंग स्टार्टेड गुप्ता एरा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट जो स्टैब्लिशर बोला जाता है, जिसको वास्तव में बोला जाता है कि गुप्ता एम्पायर का की स्थापना इसने की थी। वो की तो आपकी श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट माना जाता था, और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 319 एडी में गुप्ता एरा की स्टार्ट करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राइमरली बिकॉज ऑफ विच रीजन, ठीक है। किस रीजन की वजह से हम भारतीय इतिहास में जो गुप्त पीरियड है उसको स्वर्णकाल बोलते हैं। अब यार मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है एनालाइज करने को, क्रिटिकली एनालाइज करो कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, ठीक है। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए बोला जाता है, नहीं, सैन्य विजय तो बहुत ज्यादा नहीं करी थी, समुद्रगुप्त ही मेन उनका वो था जिसने बहुत ज्यादा वो करी थी, लेकिन गुप्ता एम्पायर को एज अ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से नहीं जाना जाता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। साइंटिफिक अचीवमेंट्स थी, हाँ ठीक ठाक थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं थी क्योंकि लेटर गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट, हाँ सांस्कृतिक विकास के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप इसी दौरान देखोगे ना, जो बुद्धिज्म क्या था, एकदम पीक पे चढ़ गया था। बुद्धिज्म क्या हो जाता है इस टाइम पे, डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। बुद्धिज्म डिक्लाइन हो जाता है, उतना नहीं होता है लेकिन इसके बाद से डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन अब नया फॉर्म आ जाता है, ब्राह्मणिज्म आ जाता है, भगवतिज्म आ जाता है, विष्णु भगवान के अवतार आ जाते हैं, उसके बाद मंदिर बनने लगते हैं इसी दौरान। इससे पहले आप मंदिर का कंस्ट्रक्शन नहीं देखोगे, ठीक है। कई सारी साहित्य लिखे जाते हैं, रामायण महाभारत कंपाइल होती हैं, वेदों का कंपाइलेशन हो रहा होता है, पुराणों का कंपाइलेशन हो रहा है, तो कल्चरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, इस दौरान। तो अब अगला क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर इशूड सिल्वर कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो सबसे ज्यादा आपके जो सिक्के चलाए थे वो चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे, और ये शकों को, जब शकों पर जीत हासिल की तब ये वेस्टर्न इंडिया पे जाता है, और वहां पे क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर इनरिचमेंट था, तो सिल्वर इनरिचमेंट होने की वजह से कई सारे सिक्के चलाता है, ठीक है। और ये जो सिक्के थे ना व्याघ्र शैली के थे, टाइगर टाइप थे, ठीक है, इनमें पीछे टाइगर बना रहता है, ठीक है, व्याघ्र शैली के सिक्के थे। अब चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये याद रखना, व्याघ्र शैली के सिक्के थे और कब चलाए थे, और इसी दौरान शक विजय पर चलाए थे, और इसी दौरान विक्रमादित्य टाइटल अडॉप्ट किया था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के समय सबसे ज्यादा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म या जोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। तो भाई मैंने सबसे बताया कि हिंदुइज्म और बढ़ने लगा था, इसके नए नए फॉर्म आ गए थे। बुद्धिज्म को तो ये पूरी तरीके से ढक लेता है, क्योंकि अब जो कमी वैदिक एज में हिंदुइज्म में निकल के आई थी, सनातन धर्म में निकल के आ रही थी, वो इस समय बुद्धिज्म में आ गई थी। वही चीज जिस चीज के लिए बुद्धिज्म बना था, ठीक है, कि मूर्ति पूजा नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, बुद्धिज्म में खुद वही एक टाइम पीरियड के बाद शुरू हो गया था। बुद्धिज्म भगवान में नहीं मानता था, लेकिन लेट जो महायान था वो भगवान में मानने लगा था। बुद्धिज्म को खुद बुद्ध मतलब इन्होंने भगवान मान लिया था। तो हिंदुइज्म एक नए फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हिंदुइज्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है, फाइनली ये बुद्धिज्म को पूरी तरह ढक लेता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फायान था, ह्यूनसांग था, इत्सिंग था, या नन ऑफ दीज था। तो आपको बताना है कि भाई
ठीक है, जो चाइनीज ट्रैवलर था जो आया था गुप्ता पीरियड में वो फाहियान था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच बुक रिटन बाय कालिदास वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये अभी अभी मैंने बताया, मेघदूत, रघुवंश, ठीक है, रघुवंश थी आपकी, अभिज्ञान शकुंतलम थी, मेघदूतम थी, रघुवंश थी, या ऑल ऑफ दी अबव थी। ये सारी की सारी बुकें कालिदास जी ने ही लिखी थी और ये सब की सब बहुत फेमस हैं बुकें। ठीक है, अब भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कॉल्ड अंडर गुप्ता एम्पायर। देखो गुप्ता एम्पायर भी था आपका, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्रोविंस थी स्टार्टिंग में, सबसे बड़ी यूनिट प्रोविंस बोली जाती थी, और प्रोविंस किस में डिवाइडेड होती थी, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होती थी। प्रोविंस को बोलते थे हम भुक्ति, ठीक है, प्रोविंस को बोलते थे भुक्ति, और जो उसका हेड होता था वो उपारिक होता था। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आती थी उसको हम बोलते थे विषय, विषय बोलते थे, या विषयाज इंग्लिश में बोलते थे, उसका हेड विषयपति होता था। ठीक है, उसके बाद आते थे आपके विलेज, विलेज के हेड को हम ग्रामीण ही बोलते थे। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कॉल्ड अंडर द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इनको क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। सबसे बड़ी यूनिट जो होती थी, जो गुप्ता एम्पायर कई सारी भुक्तिज में डिवाइडेड था, और कोशिश होती थी ज्यादातर जो इनका रूलर होता था वो इन भुक्तिज का वो प्रिंस होता था, जो राजकुमार होता था वो वही होता था। ठीक है, अब हु वर द लोकल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द गुप्ता एम्पायर। तो लोकल जो विलेज लेवल पे जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल था वो क्या कहलाता था, विषयपति। विषयपति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, अभी बताया भाई, डिस्ट्रिक्ट का जो जिले का था वो विषयपति था। उपारिक प्रोविंस लेवल पे था, ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, ग्रामिक कहलाता। महादंड नायक तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला अधिकारी था, तो इसका सही आंसर आपका ग्रामिक था। अब एक चीज ध्यान रखना, जो गुप्ता एम्पायर था मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो इसमें आपके जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, इनके खुद के अपने नगर बने होते थे, व्यापारियों के खुद का उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, और जल्दी जल्दा राज्य इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाई मनी इकोनॉमी को यही रन कर रहे थे गुप्ता पीरियड में। मनी इकोनॉमी को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को रन करने वाले यही थे। ठीक है, ये कई सारे ग्रुप में होते थे, तो इनके ग्रुप को श्रेष्ठी कहते थे। क्या कहते थे, श्रेष्ठी। और इनके ग्रुप के हेड को निगम बोला जाता था। ठीक है, निगम बोला जाता था। कई सारी कमिटीज होती थी, उनको निगम बोला जाता था, और जो हेड था उसको श्रेष्ठी बोलते थे। ठीक है, अब जो भैया 23वां क्वेश्चन है, विच ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन गुप्ता एम्पायर। अभी आपको बताया है। ठीक है, कुमार मात्यास तो बेसिकली देखो अधिकारी होते थे। ठीक है, अधिकारी होते थे। संधि विग्रहक का काम होता था। संधि मतलब क्या होता है, पीस करना। तो ये दूसरे देशों के साथ पीस करता था, शांति वार्ता बनाता था। जो आपका दंड पाशक होता था, उसका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम आपका था किसका, दंड पाशक का। ठीक है, महा जो बलाधिकृत था, ये बहुत बड़ा मिलिट्री ऑफिसर्स होता था, ये समझ लो कमांडर इन चीफ टाइप का होता था। ठीक है, तो भाई हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइटल वाज गिवन टू द चीफ मिनिस्टर इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्त जो शासन था, प्रधानमंत्री को कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, महाप्रतिहार बोलते थे, महामंत्री बोलते थे, संधि विग्राहक बोलते थे, या महादंड नायक बोलते थे। तो भाई जो हमारा चीफ मिनिस्टर था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको संधि विग्राहक बोलते थे। क्या बोलते थे, संधि विग्राहक बोलते थे। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान रखना, जो गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना एलेबोरेट नहीं था। अगर मौर्य, ठीक है, मौर्य और गुप्ताज में कंपेयर करोगे ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जो आपका यहाँ पे प्रशासन था, वो मौर्यन का ज्यादा अच्छा था। ठीक है, मौर्यन का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा था, गुप्ताज का इतना डाउन था। इतने ऑफिसर्स नहीं थे जितने आपको मौर्यन टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। उसका रीजन बीइंग रहता है, एक तो इकोनॉमी, रीजन होता है इकोनॉमी, पैसा इतना नहीं था, करेंसी जो सिस्टम था वो बहुत डाउन हो चुका था, तो बहुत ज्यादा अधिकारी रख नहीं सकते थे। और दूसरा कि राज्य भी इतना बड़ा नहीं था, जो राज्य था वो भी इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए और नहीं रख सकते थे।
अब एक रीजन और था, क्योंकि फ्यूडलिज्म की, सामंतवादी की जो शुरुआत हो चुकी थी यहीं से हो चुकी थी। बेसिकली ये क्या करते थे, गुप्ता जो रूलर था वो क्या कर देता था, लैंड ग्रांट कर देता था। ठीक है, पैसे की जगह क्या देता था, लैंड दे देता था। अब उस लैंड पे क्या कर देता था कि उस लैंड पे जो उसका रूलर होता था वो उस लैंड का एक तरीके से ओनर होता था, और वो उसका काम होता था समय समय पर गुप्ताज को, जो उसके जो गुप्ताज लीडर होते थे, किंग होते थे, उनको गिफ्ट भेजते रहना। ठीक है, पैसा, थोड़ा बहुत टैक्स रेवेन्यू भेजते रहना। और ये जो लैंड जिसका ये रूलर बन जाता था एक तरीके से, उसका खुद वो चलाता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। और जब भी वॉर होगा तो उस टाइम पे ये सारे जो आपके फ्यूडल्स होते थे ये जाके मेन किंग को हेल्प करते थे। ठीक है, और यहीं से आप देखो कि सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म शुरू हो जाता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफिशियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर में पहले टैक्स की बात कर लेते हैं कि भाई टैक्स कितना था। मौर्य में जितना था 1/6, इसमें भी होता है। ठीक है, अब जो लैंड, जो टैक्सेबल लैंड होती थी उसे भाग कहते थे। क्या कहते थे, भाग। ठीक है, लैंड पे लगने वाले को, जमीन पर लगने वाले कर को भाग कहते थे। इसके अलावा क्या होता था, ये लोग, जो जनता होती थी, वो कई सारे गिफ्ट्स वगैरह ले जाती थी, जैसे इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, तो इसे भोग कहते थे। क्या कहते थे, भोग कहा जाता था। अब इसके बाद जो कैश में लिया जाता था, जो टैक्स आपका कैश में लिया जाता था, उसको आपका हिरण्य कहते थे। क्या कहते थे, हिरण्य कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना, हिरण्य कहते थे। ठीक है, टैक्स कलेक्टर भी होता था। टैक्स कलेक्टर को आपको ध्रुवाधिकरण कहते थे। क्या कहते थे, ध्रुवाधिकरण कहते थे। बेसिकली पूरा एक सिस्टम था कि लैंड रिकॉर्ड करवाई जाती थी। महाअक्ष पाटलिक करके एक अधिकारी होता था, या कर्णिक करके एक अधिकारी होता था, वो लैंड रिकॉर्ड करता था। लैंड की नाप करी जाती थी। ठीक है, और उस हिसाब से 1/6 टैक्स डिसाइड होता था। अब टैक्सेबल लैंड जो थी वो आपकी भाग कहलाती थी। भोग एक तरीका का टैक्स होता था। टैक्सेशन था, बहुत ज्यादा था, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स पे ध्यान रखना, ट्रेड कॉमर्स पे नहीं लगता था इतना ज्यादा, क्योंकि इनका जो भी इकोनॉमी चल रही थी ट्रेड और कॉमर्स से चल रही थी। लेकिन टैक्सेशन ये इतना नहीं लगाता था जितना अन्य चीजों पे लगाते थे, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे ट्रेड कॉमर्स पे तो वैश्य नाराज हो जाएंगे। जो वैश्य थे वो कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, और वही इकोनॉमी एक तरीके से रन कर रही थी। मैंने आपको बताया ना कि उनका एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन था, उनसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे, क्योंकि इकोनॉमी रन करने वाले यही थे। ठीक है, तो एक और है कि हाँ, लैंड ग्रांट देते थे, ब्राह्मणों को भी लैंड ग्रांट दी जाती थी, और जिससे क्या कहते थे, अग्रहर भूमि कहते थे। और इस पर एक बार लैंड दे दी गई ग्रांट में तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं लगता था, अग्रहर भूमि कहते थे। ठीक है, तो बैक आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, आ जाओ, हाँ आ गया। विच ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ये आपका उपारिक था, नहीं उपारिक तो मैंने बता दिया, प्रोविंस का हेड था। विश्यापति डिस्ट्रिक्ट का हेड था। कुमारा मात्यास ये अधिकारी होते थे, जो प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लेवल पे जो अधिकारी होते थे कुमारा मात्यास कहलाते थे, जो मौर्य में अध्यक्षा कहलाते थे। तो यहाँ आपका शुक्ला अध्यक्ष था। ठीक है, शुल्क अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष था। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो गया। हमने कोशिश करी है कि 360 डिग्री लेवल पे जाके गुप्तास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, कुछ भी ना छूटे गुप्तास के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उन वीडियोस को देख लेना। अब क्या होगा कि अगर कुछ भी इन चैप्टर्स में छूट रहा है, जितने वीडियो बनाए उनमें छूट रहा है, वो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं। ठीक है, अलग कर रखी हैं, वो मैं आपको लास्ट में मिसलिनियस में वो सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि अब एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता कि सारी की सारी चीजें मैं लपेट पाऊं। ठीक है, सारी की सारी चीजों को कवर कर पाऊं। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।